Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I will be covering class 12's political science first chapter part A and the chapter name is the Cold War era. So guys, मेरा ये चैप्टर बहुत फेवरेट है और आई कैन एश्योर यू दैट अगर आपने पूरा ये दोनों पार्ट देख लिए इस वीडियो के तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई कैन प्रॉमिस यू दैट. बस आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में रैंडमली पूछे जाते हैं. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कवर्ड द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. मैंने बैकग्राउंड इस वजह से कवर करना प्रेफर किया है क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा आप ये चैप्टर समझ नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड क्या है इस चैप्टर का. आप सबने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में सुना होगा, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में. तो गाइस ये डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ था चलिए हम जानते हैं. सबसे पहले दो फोर्सेस थी हमारी. वर्ल्ड जो था वो बाईपोलर था, उस वजह से दो फोर्सेस थी हमारी मेन. एक थी एलाइड एंड एक थी एक्सेस पावर. इन दो पावर्स में जो मेंबर्स थे, जो मेन मेंबर्स थे एलाइड फोर्सेस के थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस. और एक्सिस पावर के थे जर्मनी, जापान एंड इटली. ये क्या हुआ था कि यूएसए पहले वॉर में नहीं आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिकॉज यूएसए नेवर प्रेफर्स टू बी इन वॉर. यूएसए हमेशा दूसरों के बीच में लड़ाई करवाना प्रेफर करता है, ना कि खुद की कंट्री के साथ, क्योंकि वो जानता है कि वॉर से किसी का भला नहीं होता है, उसका भी बहुत लॉस हो सकता है. इस वजह से यूएसए नहीं आ रहा था. पर जापान ने कहा अरे ऐसे कैसे, आप कैसे नहीं आओगे. उसने यूएसए के पर्ल हार्बर पे बॉम्ब अटैक करवा दिया. अब जिसकी वजह से यूएसए भी कूद पड़ा. यूएसए ने कहा मेरे पास कैसे तुमने अटैक करा दिया. यूएसए भी आ गया. अब यूएसए आ गया. उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी पहले यूएसएसआर का दोस्त हुआ करता था, पर जर्मनी की स्टार्टिंग से पॉलिसी रही है हमेशा धोखेबाज रहा है. तो जर्मनी ने क्या किया, उसने यूएसएसआर के साथ धोखेबाजी कर दी और उसी पे अटैक करा दिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जिसकी वजह से यूएसएसआर को भी इसमें पार्ट लेना पड़ा. और जब जर्मनी ने अटैक करवाया तो इसके पास ऑप्शन ही नहीं था, इसको एलाइड फोर्सेस में जाना पड़ा. अब इसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर एंड करने के लिए यूएसए ने सोचा कि मैं ऐसे हमारे सैनिक कितने मरेंगे, 1,00,000-1,50,000 कितने सैनिक हमारे मर सकते हैं, कितने हमारे सोल्जर्स का नुकसान हो जाएगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का भी नुकसान हो जाएगा. इस वजह से उसने क्या किया कि न्यूक्लियर अटैक करा दिए जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी को जिस नाम से हम जानते हैं. ये विद इन 3 days इसने 2 अटैक्स करवाए, जिससे कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आया. बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे और कैसे उनकी आज भी वहाँ पे कैसे लोग पाए जाते हैं, वो लोग को बहुत जापान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस टाइम पे. और उसके बाद यूएसए ने ये उसको क्लेम किया, यूएसए ने ये बोला कि मैंने अटैक इस वजह से करवाया था ताकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो सके. यूएसए का ये स्टेटमेंट था. और उसने कहा एक और रीज़न दिया कि अगर हम लड़ते जाके तो हमारे और सोल्जर्स की जान जा सकती थी, उनको मारते, इसलिए हमने डायरेक्ट एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया. ओके चलिए ठीक है. ये हमारा था बैकग्राउंड. 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो इसलिए फॉर्म हुआ था ताकि यूएस जो है वो अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपनी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है यूएस की, वो बाकी इन अलाइड फोर्सेस पर भी अप्लाई कर सके. ये अपनी बेसिकली आइडियोलॉजिकल, इसको स्प्रेड कह सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाहती थी यूएसए थ्रू नाटो. एंड यूएसएसआर ने देखा कि 1949 में अच्छा यूएसए ने बनाई है तो मैं भी तो सुपर पावर हूँ, तो इसने क्या किया, इसने वॉर्सो पैक्ट बनाया 1956 में. वॉर्सो पैक्ट बनाया यूएसएसआर में, जिसने यूएसएसआर ने अपनी एलाई स्टार्ट करी. अपनी एलाई जो कंट्रीज थी जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, उन कंट्रीज के साथ यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया. अब अच्छा ये एलाइज बनाए इन लोग ने, ये जैसे कि वॉर्सो जो थी वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह ये नाटो कैपिटलिज्म को. अच्छा तो अब इन एलाइड फोर्सेस को बनाने के बाद इनका कुछ फ़ायदा होगा तभी तो कोई चीज़ इंसान करेगा. इनका बहुत बड़ा फ़ायदा था. इनका क्या फ़ायदा था कि इनको अपने मिलिट्री बेसिस मिल जाते थे. जैसे कि छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं, वो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अपना मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर लेते थे. इनको एक लोकेशन टू स्पाई ऑन, मतलब इनको एक लोकेशन मिल जाती थी जहाँ से वो जासूसी कर सकते थे, अपने जो राइवल कंट्री है उनके अगेंस्ट में जासूसी करवा सकते थे. अच्छा चलो ठीक है, इन बड़ी कंट्रीज का फ़ायदा पता चल गया. तो ये जो छोटी छोटी एलाइज कंट्रीज थी लाइक क्यूबा वॉज वन ऑफ देम, तो इनका क्या फ़ायदा था. इनका भी फ़ायदा था भाई, पावरफुल कंट्री होगी तो इनसे इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, हमको मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, एक जो बैकअप होता है जो स्ट्रॉन्ग फिर उनको फील कर सकते हैं.
जैसे कि आज की डेट में देखें हम कि पाकिस्तान है, इसको क्या है, चाइना बैक से सपोर्ट कर रहा है, इसको मिलिट्री दे रहा है, सब दे रहा है। तो अगर पाकिस्तान भूखा मर जाएगा तो उसको चाइना सपोर्ट कर सकता है, और उसकी जगह पे चाइना क्या है, वो मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर सकता है पाकिस्तान के राइवल कंट्रीज के अगेंस्ट में। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर कोई अपना फायदा देखता है। तो दिस वॉज वार्सो पैक्ट एंड नाटो। तो गाइस इसी के साथ हमने बैकग्राउंड फिनिश कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से दो सुपर पावर्स ने अपनी अपनी एलाइज बनाई, नाटो और वार्सो पैक्ट, जिसके थ्रू वर्ल्ड क्या है, जो दो बाइपोलर हो गया, वर्ल्ड क्या हो गया, बाइपोलर हो गया, मतलब वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू सुपर पावर, सुप्रीम पावर, दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि क्यूबा एक कंट्री है छोटी सी, जो कि कहाँ पे है, यूएसए के पास में है। पर क्यूबा में क्या था, कम्युनिज्म था, जो किसकी आइडियोलॉजी है, यूएसएसआर की। तो क्या हुआ कि यूएसएसआर को ये डर था कि क्यूबा छोटी सी वीक कंट्री है, कहीं यूएसए उसे अपनी आइडियोलॉजी से चेंज मत कर ले, कहीं वो इसमें कैपिटलिज्म न लागू करवा दे। तो इसलिए क्या हुआ कि यूएसएसआर ने सोचा, यूएसएसआर ने क्यूबा से कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पे क्यूबा में लॉन्च कर दूंगा। अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दूंगा ताकि यूएसए कभी हिम्मत ही ना कर पाए उसको उस पर कैपिटलिज्म के ऊपर फोर्स करने की, कि वो भी कैपिटलिज्म हो जाए। तो क्या हुआ कि यूएसएसआर ने अपनी वॉरहेड्स, जो शिप्स होती हैं, वो उसने यूएसए की तरफ भेजी, और इसके भेजते ही 3 हफ्ते बाद यूएसए के प्रेसिडेंट को, यानी कि जॉन एफ कैनेडी साहब को पता चल गया। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरी नाक के नीचे इन्होंने मिसाइल्स लगा दी हैं, ऐसे कैसे। यूएसए ने फिर जॉन एफ कैनेडी साहब ने क्या किया, ऑर्डर दिया अपने जितने भी वर्किंग ऑफिशियल्स हैं उनसे, कहा कि जितनी भी सोवियत यूनियन की जो भी ये मिसाइल्स आ रही हैं, शिप्स आ रही हैं, इसको इंटरसेप्ट करा जाए, मतलब इसको रोका जाए। और उसको वार्निंग भी दी न्यूक्लियर वॉर के लिए। किसके लिए, न्यूक्लियर वॉर के लिए। अब जब न्यूक्लियर वॉर की धमकी मिल गई, पूरा वर्ल्ड डर गया उससे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में क्या होता है कि अगर ये एक उस पर लॉन्च करेगा तो ये दूसरे पे लॉन्च करेगा, तो इससे नुकसान किसका है, पूरे वर्ल्ड का है। अब पूरा वर्ल्ड डर गया। तो फिर क्या हुआ कि यूएसए ने कहा कि मैं अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं करूंगा, अगर यूएसएसआर अपनी शिप्स वापस ले ले, अगर यूएसएसआर अपनी शिप्स वापस ले ले, ठीक है। यूएसएसआर मान गया और अपनी सारी शिप्स, और जो ये इसने जो भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ क्यूबा में लगाई हुई थी, वो वापस चली गई यूएसएसआर में। तो ये था हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो गाइज, हेडिंग टूवर्ड्स आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कोल्ड वॉर। व्हाट इज कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या होता है, ठंडा युद्ध नहीं। कोल्ड वॉर क्या होता है कि जो सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्टेशंस होती है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर वो छोटे छोटे अमाउंट्स में होते हैं, जो बहुत ही फुल फ्लेज वॉर नहीं होता है। जैसे कि अब हमने ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देखा कैसे वॉरिंग सिचुएशन आ गई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में। अगर वॉर हो जाता तो वो न्यूक्लियर वॉर होता, जिससे कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता, पूरे वर्ल्ड को उसको सफ़र करना पड़ता। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर हुआ था। अब कोल्ड वॉर में काफ़ी सारे वॉर्स हुए थे, जिसका एक पार्ट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो हमने अभी पढ़ा, 1962 में हुआ था ये। तो अब जैसा हमने देखा कि कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर वो होता है कि जब दो कंट्रीज होती हैं वो आपस में राइवल बन जाती हैं। राइवल यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे की बन गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1945 के बाद पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में बट गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर, और जो भी कंट्रीज दूसरी थी वो सब इन दोनों की एलाइज बन गई थी। तो बेसिकली जब 2 सुपर पावर होती हैं तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए और दूसरे को इन्फीरियर दिखाने के लिए वो दोनों क्या करती हैं, आपस में राइवलरी होती है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। जैसे स्पेस एरोनॉटिक हो गया, सोल्जर्स हो गए हमारे, मिलिट्री डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। दे यूज्ड टू prove themselves more superior and another one inferior, due to which the cold war arises. So okay, जब कोल्ड वॉर अराइज हुआ तो जब ये फुल फ्लेज वॉर में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, ये फुल फ्लेज वॉर में इसलिए नहीं कन्वर्ट हुआ क्योंकि इनकी एक ड्यूटी भी थी, बीइंग अ सुपर पावर, दैट दे हैव टू एक्ट रेशनल। रेशनल मीन्स दे हैव टू बी
they have to be particular about some things like theory of deterrence. थ्योरी ऑफ डेटरेंस क्या था कि अब जैसे कोई एक राइवल कंट्री दूसरी राइवल कंट्री पे अगर कोई बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब अगर वो लॉन्च कर दे तो क्या होगा, दूसरी जो सुपर पावर ब्लॉक होगी उसको पता चल जाएगा तो वो भी लॉन्च कर देगी, तो वो ऊपर ही टकरा के वो खत्म हो जाएगा। वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो कंट्री को बहुत ही लॉस सफ़र करना पड़ेगा। अब ये फुल फ्लेज वॉर इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों को ये भी नहीं पता था कि किसके पास कितनी मिसाइल्स हैं। अब ये लोग कंफ्यूज हो सकते थे, हो सकता है इसको लगता है कि यूएसएसआर को लगता है कि यूएसए के पास सिर्फ 90 है, मेरे पास 100 है, तो मैं इस पे और कर दूँ, तो मैं इस पे अटैक कर दूँ। पर क्या पता कि उसके पास ज़्यादा हो तो ये भी एक दूसरे के सीरीज ऑफ टेंशन इन दोनों के अंदर थी, बिकॉज देयर रैशनल माइंडसेट, बोथ ऑफ देम वर सुपर पावर, सो बोथ ऑफ देम वर हैविंग रैशनल माइंडसेट, ड्यू टू विच the war of Cold War didn't convert into a full-fledged war. हाँ जी गाइस, तो हमने भी जैसा कि देखा कोल्ड वॉर में क्या हुआ, और कोल्ड वॉर में दो जो पावरफुल ब्लॉक्स बन गए यूएस और यूएसएसआर, वो कैसे एक दूसरे को अपनी सुप्रीम होने का प्रूफ देने लगे रिगार्डिंग मिलिट्री और रिगार्डिंग स्पेस एरोनॉटिक्स एंड एक्सेट्रा। सो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ये जो दो यूएस और यूएसएसआर थे, इन्होंने जैसे मैंने बैकग्राउंड में भी बताया था कि इनके दो पावर ग्रुप्स इमर्ज होके आए। यूएसए का मेनली क्या था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था, यूएसए ने बेसिकली यूरोप के पार्ट को और नॉर्थ अमेरिका के पार्ट को, क्योंकि ये मेन यूरोप एरिना बन गया था सबसे बड़ा वॉर का, तो क्या हुआ कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाई गई यूरोप के लिए एंड नॉर्थ अमेरिका के लिए। तो गाइस इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये सब क्या था कि यूरोप की किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होगा, जो 15 कंट्रीज थी, तो गाइस ये माना जाएगा कि किसी एक कंट्री पे अटैक हुआ और सारी मिलकर उस पर अटैक कर देंगी। जैसे कि किसी एक पर भी अटैक हो गया तो वो सब क्या मानेंगी कि हम पर अटैक हुआ है और वो सब मिलके अटैक कर देंगी। सिमिलरली यूएसए ने क्या किया कि उसने यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में भी इसने अपनी एक ट्रीटी बनाई, जैसे नाटो बनाई यहाँ पे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, वैसे ही सीटो बनाई, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये साउथ ईस्ट में बनाई। और इसी तरह सेंटो बनाई, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए। तो गाइज ये थी यूएसए की ये जो एलाइज थी। अब गाइज यूएसएसआर की बात करते हैं। यूएसएसआर ने, जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था, इसने क्या बनाया था, वार्सो पैक्ट बनाया था। वार्सो पैक्ट बनाया था 1955 में, ये पैक्ट बनाया था। इसमें भी सेम वही ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप था कि उसमें भी माना जाएगा कि किसी अगर एक भी कंट्री पे अटैक हुआ है तो वो माना जाएगा कि सारी कंट्रीज पे अटैक हुआ और सब कंट्रीज मिलके उसको सपोर्ट करेंगी और जो अपोजिशन कंट्री होगी उस पर अटैक कर देंगी। तो गाइज ये थे हमारे इमर्जेंस ऑफ पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर। सो गाइज अब इसी टॉपिक में हम देखते हैं कि नाम भी इन्वेंट हुआ था। नाम किसने किया था डिस्कवर, 5 कंट्रीज थी मेजर, जिसमें से इंडिया भी इसको लीड कर रहा था। मिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इसके लीडर थे, इसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो नाम क्या था गाइस, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में हम गाइस अभी बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम यूएसए और यूएसएसआर की बात करी थी हमने, तो हम इसकी एलाइज की बात करते हैं। जो इसकी एलाइज थी, अब हम जैसे जानते हैं कि छोटे लोग तो होते हैं वो बड़े के पास जाना चाहते हैं, पर जो बड़ा इंसान होता है, जो रिच पर्सन होता है, जो पावरफुल पर्सन होता है, वो वीक के पास तो नहीं जाएगा। पर इधर क्या हुआ कि जो एलाइज थी उसके पास भी सुपर पावर ब्लॉक्स उनको अप्रोच कर रहे थे। अब उनको क्यों कर रहे थे सुपर पावर अप्रोच, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको सबसे पहले तो जो जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स पाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो एलाइज थी वहाँ पे कोई चीज़ रिच है, रिच इन विटामिन है, या रिच कोई चीज़ में लाइक ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, सुपर पावर को उसकी एक्सेस हो जाएगी गाइस। और दूसरी चीज़ है कि उनको एक लोकेशन मिल जाती है अपने जासूसी करने के लिए अपनी राइवल कंट्री के खिलाफ। और गाइज उनको एक लोकेशन मिल जाती है जिससे कि वो अपने ब्लॉक्स बना सकते हैं, जिससे भी वो अपना बेस बना सकते हैं, मिलिट्री सेटअप भी बना सकते हैं अपनी जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च करने के लिए। और एक रीज़न हो सकता है गाइज इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, क्योंकि छोटी छोटी हम जानते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो उसी तरह अगर छोटी छोटी जो हमारे जो भी एलाइज कंट्री होंगी वो सब अगर डोनेट करेंगी
तो उनको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। जैसे एक लकड़ी हम लेंगे उसको हम तोड़ सकते हैं, पर अगर उसी जगह उसका एक बंच हो तो उसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। सिमिलरली ये जो छोटी छोटी एलाइज थी ये वही सिमिलर काम करती थी। और गाइज इन सब के अलावा भी एक सबसे बड़ा मेजर रीजन हो सकता है टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी। लाइक अगर यूएसए की एलाई है तो वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगी, पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा। उसी तरह गाइज अगर यूएसएसआर होगा तो गाइज यूएसएसआर की कम्युनिज्म पॉलिसी है तो वो कम्युनिज्म को सपोर्ट मिलेगा। तो गाइज ये थी उनकी बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी एलाइज की सुपर पावर्स के लिए और सुपर पावर्स की उनके एलाइज के लिए। सो गाइज लेट्स बिगिन विद द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 1। सो गाइज जैसा कि अभी हमने देखा कि इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, कैसे कि वर्ल्ड जो था हमारा वो बाईपोलर हो गया था। और वो किसकी वजह से हुआ था? कोल्ड वॉर की वजह से हुआ था। जो यूएस और यूएसएसआर के दो एरिनाज बन गए थे सुपर पावर्स के। और गाइज वो दोनों अपने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किस तरह से काफ़ी सारे एक दूसरे को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कैसे वो काफ़ी सारे टेस्ट कर रहे थे, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, काफ़ी सारे वो गाइस स्पेस मिशंस में पार्ट ले रहे थे, काफ़ी सारे एम्यूनिशंस में देख रहे थे किसके पास ज़्यादा एम्यूनिशंस है, आर्म्स हैं, काफ़ी सारी मिसाइल्स। सो गाइस इसकी वजह से क्या हुआ था? कोल्ड वॉर हुआ था। तो अब गाइस हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुआ था उसमें कैसे दो पावर ब्लॉक्स एक दूसरे से वॉरिंग सिचुएशन आ गई थी। उसी तरह गाइस सिर्फ क्यूबा ही नहीं, काफ़ी सारे एरिनाज बन गए थे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर के बाद। तो गाइस उसमें से पहला था कोरिया में कब वॉर हुआ था? 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, कॉन्गो अर्ली 1960। और गाइस बहुत सारे और एरिनाज बन गए थे जिसकी वजह से कंट्रीज को बहुत लॉस हो रहा था, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूएसएसआर हो, क्योंकि गाइस वॉर से किसी का भी भला नहीं होता है। तो दोनों को समझ आ रहा था ये चीज़ कि उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। और उनको काफ़ी सारी चीज़ें ये भी समझ में आ रही थी, रिस्ट्रेंट्स जो थे, कि गाइस अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई दोनों के बीच में कि अगर कोई कुछ और करना चाह रहा है पर दूसरी वाली कंट्री को लगा कि ये हमसे लड़ाई करना चाह रहा है या ये वॉर करना चाह रहा है, तो गाइज उनके बीच में बिना मतलब का वॉर हो जाएगा और उनको लॉस हो सकता है। दूसरा था मिसकैलकुलेशन। अगर उन्होंने दूसरे के एम्यूनिशंस को मिसकैलकुलेट कर दिया, दूसरों के मिसाइल्स को मिसकैलकुलेट करके उन पर अटैक कर दिया और उसके पास ज़्यादा मिसाइल्स हुई, तो गाइज कंट्री का तो लॉस हो गया ना। और तीसरा है मिस्टेक। अगर मिस्टेकनली किसी ने पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया और गाइज सामने वाली राइवल कंट्री को लगा कि ये तो हम पे अटैक कर रहा है, तो क्या होगा? वॉरिंग सिचुएशन अराइज हो जाएगी, मतलब वॉर की सिचुएशन आ जाएगी। फिर वो तो बिना मतलब का वॉर होगा, उससे भी किसी का भला नहीं होना है। और फोर्थ है मिसचीफ ऑफ अ सोल्जर। अगर मान लीजिए किसी भी राइवल कंट्री के एक सोल्जर ने अपने आपसी अपनी रंजिश निकालने के लिए उसने मान लीजिए न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर दिया अकेले, और सामने वाली कंट्री को लगा कि ये कंट्री ने हम पे वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो गाइस बिना मतलब का वॉर हो जाएगा, उसमें भी सबका लॉस होना है। तो गाइस ये सारी रिस्ट्रेंट्स थी। अब ये रिस्ट्रेंट्स होने की वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बैठ के ये डिसाइड किया और ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन करी, जिससे न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, जिससे पूरे वर्ल्ड को हम एक डेंजर सिचुएशन में ना डाल दें। तो उसकी वजह से ये जो 3 मेन थे ट्रीटीज वो साइन की गई थी न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड। तो पहली थी LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी में क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके जो हम टेस्ट करेंगे बहुत ही लिमिटेड करेंगे, ताकि उसमें कंपटीशन ना हो और फिर वो ज़्यादा एक को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरी कंट्री ज़्यादा काफ़ी सारे टेस्ट कर दे, एंड वाइस वर्सा। सेकेंड था गाइस NNPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब गाइस मान लीजिए इंडिया का फ्रेंड है कोई, उसकी नेबरिंग कंट्री, मान लीजिए नेपाल, तो नेपाल को इंडिया ने दे दिए न्यूक्लियर वेपन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, नेपाल भी वो भी न्यूक्लियर कंट्री बन गया और वो भी वॉर में ये उसका न्यूक्लियर का यूज़ कर सकता है। तो इसको लिमिट किया गया, इसको हटा दिया गया। और गाइस ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, मतलब कि इसके यूज़ को, न्यूक्लियर वेपन से यूज़ को भी बहुत कम कर दिया गया। तो गाइस ये थे हमारे आर्म्स कंट्रोल। तो गाइस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 of chapter 1, the Cold War era. Thank you guys, I hope you like this video.